नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पारस्परिक सिद्धांत पर हम चल रहे हैं और पारस्परिक सिद्धांत में हमने भाव के बल को देखा कि किस तरह से हम भाव के बल को देखते हैं, ताकत को देखते हैं। उसी पत्रिका में आज हम भावेश के बल को देखेंगे, उसका विश्लेषण होगा कि कौन कौन से भाव का भावेश बली है। तो अध्याय 80 में आज भावेश के बल की बात करते हैं। मित्रों, जिस भाव का भावेश बली हो जाता है, भाव बली हो जाता है, कारक बली हो जाता है, उस भाव से संबंधित चीजें, उस भाव से संबंधित जो बातें हैं वो हमें मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं। विश्लेषण में वीडियो कुछ बड़े हो जाते हैं, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। पहले भाव को समझाने के बाद में फिर दूसरे भावों को मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझ पाएंगे। सिद्धांत हमारे वही रहेंगे जो हमने भाव के बारे में बता दिए हैं। भावेश में कुछ चीज जुड़ जाएंगी, वो भावेश में भी देखते हैं, भाव में भी देखते हैं, कारक में भी। यही सिद्धांत होते हैं। भाव अपने भाव में बैठा हो, भाव अपने भाव में नहीं बैठा तो फिर वो कहाँ बैठा है? केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, दूसरे भाव में या 11वें भाव में भी गया हुआ ग्रह या भावेश शुभ फल देता है। शुभ फल देने का अर्थ वो अपने भाव के अपने भाव के फलों की वृद्धि करता है। यदि वो 6, 8, 12 में चला गया है तो वो अपने भाव के फलों की हानि करेगा। यही सिद्धांत लिखाए हैं। लगन से भी देखेंगे और उसके घर से भी देखेंगे कि वो घर से, अपने घर से कौन कौन से भावों में गया हुआ है। कहीं वो पाप कर्तरी में तो नहीं है, नीच राशि में तो नहीं है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है। ये सब चीज़ें हम उसी में गणना करेंगे। तो आइए मित्रों, चर्चा पर आते हैं। भावेश का बल कैसे प्राप्त करें? तो पहले भाव में हमने देखा था, भाव बल में इसको निर्बल माना गया है, कमजोर माना गया, इसलिए हमने इसमें कांटे का निशाना लगा दिया था। आज हम भावेश की बात करेंगे। भावेश कौन होता है? उस भाव में बैठी हुई राशि का जो स्वामी होता है वह उस घर का मालिक होता है, उस हाउस का लॉर्ड होता है। तो यहाँ राशि बैठी हुई है मेष। मेष लगने की ही पत्रिका ली है हमने। इसमें कोई सी भी राशि हो सकती है। उस राशि का जो भी स्वामी होगा वो इस भाव का स्वामी माना जाएगा, उसका आधिपत्य इस पर होगा, वो इस हाउस का लॉर्ड कहा जाएगा, इस घर का मालिक कहा जाएगा। तो यहाँ पर मेष राशि और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल होता है। तो सबसे पहला सिद्धांत हमने क्या बताया, नियम क्या बताया आपको कि क्या भावेश अपने भाव में बैठा है? तो नहीं बैठा। तो फिर वो अपने भाव से कहाँ बैठा है? त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, या त्रिकोण में बैठा है, या दूसरे भाव में, या 11वें भाव में बैठा है। तो वो 11वें भाव में बैठा हुआ है। गणना हम यहाँ लगन से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11वें भाव में मंगल बैठ गया तो शुभ हो गया भावेश। दूसरी बात कही गई है, भावेश अपने मित्र के घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है। तो मित्र और शत्रु कहाँ से देखते हैं? उस राशि के आधार पर देखते हैं। तो कौन की राशि है? वो कुंभ राशि है वहाँ, और वो शनि की राशि है, उसमें बैठा हुआ है। तो सम राशि मानेंगे इसको। मंगल उसको सम्मानता है, शनि उसको सम्मानता है, मंगल को। तो भी अच्छा हो गया भावेश। अब वो किसके साथ बैठा हुआ है? तो वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य कहाँ का स्वामी है? त्रिकोण का स्वामी है।
तो एक योग बना दिया। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का जब संबंध हो जाता है, संबंध हम आगे बताएंगे आपको, इस कुंडली के बाद में संबंध भी बता देंगे। संबंध कैसा होता है कि केंद्र के स्वामी हो और या त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हों, एक जगह बैठे हों, एक दूसरे भाव को देख रहे हों, एक दूसरे के घर को देख रहे हों। ये 4 संबंध पाराशरी सिद्धांत में बताए गए। मैं आसान तरीके से आपको बता दूंगा और यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ, समझिए। तो ये सूर्य कहाँ का मालिक है? त्रिकोण का मालिक है, 5वें घर का मालिक है। ये लगन का मालिक है। लगन क्या होती है? त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है। इसलिए कहा गया है पारसरी सिद्धांत में कि लग्नेश हमेशा शुभ होता है, सदैव शुभ होता है। ये उन्होंने एक अपना एक वाक्य दिया है, एक शब्द दिया है, एक लाइन दिया है, एक नियम दिया है। तो मंगल हो गया तो केंद्र का स्वामी हो गया, यहाँ का स्वामी, तो ये एक राजयोग बन गया इनका। दोनों एक जगह युत होकर के बैठे, इनकी युति बनी हुई है, तो राजयोग बना रहा है। वो कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं? तो उसको शनि देख रहा है, राहु देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है। तो शनि अपने घर को देख रहा है और वो केंद्र का भी स्वामी है, इसलिए मंगल के लिए ये बल देगा, हानि नहीं देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मंगल क्या है? फर्स्ट भाव का, फर्स्ट हाउस का स्वामी मंगल शुभ हो गया, भावेश शुभ हो गया। हमने दूसरे नंबर पर पहला भाव, दूसरा भावेश, तीसरा कारक और देखेंगे इसी पत्रिका में। अब दूसरे भाव को देखते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। वही नियम है, भावेश अपने घर में बैठा हो शुभ हो जाएगा। 6, 8, 12 को छोड़ करके, 6, 8 और 12वें भाव को छोड़ करके वो कहीं भी बैठा हो शुभ माना जाएगा। बहुत आसान तरीका। 6ठे भाव को 8वें भाव में ना बैठा हो और कहीं भी बैठा हो तो वो शुभ माना जाएगा। ठीक, केंद्र और त्रिकोणी तो रह जाते हैं, दूसरा और 11वां भाव रह जाता है, शुभ माना जाता है। किन के साथ बैठा हुआ है? शत्रुओं के साथ बैठा हुआ है, मित्रों के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, अशुभ के साथ बैठा हुआ है। वो दोनों तरह से देखेंगे, नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह हैं या लगन के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रह हैं, दोनों तरह से देखेंगे। अपने भाव से भी देखेंगे, ये लगन से 11वें में और अपने भाव से भी 11वें में। तो कोई पाप कर्तरी दोष भी नहीं है, तो इधर बुध बैठा, इधर शुक्र बैठा, तो शुभ योग बन गया। शुभ कर्तरी योग में मंगल बैठा हुआ है, इसलिए मंगल फर्स्ट हाउस का भावेश है, स्वामी है, लॉर्ड है। वो कैसा हो गया? शुभ हो गया। बहुत आसान तरीके से वही नियम लगेंगे सब जगह। अब दूसरे भाव पर आते हैं। यहाँ का स्वामी कौन होगा? वृष राशि है और वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो शुक्र को हम लगन के आधार पर देखेंगे। पहले लगन के आधार, पहले क्या देखना है? क्या शुक्र अपने घर में बैठा है? नहीं बैठा, तो फिर कहाँ बैठा है? तो पहले लगन से देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें भाव में बैठा है। 10वां भाव काहे का? ये केंद्र का है, शुभ हो गया। बहुत अच्छा। अब अपने घर से कहाँ बैठा है? तो अपना घर ये है, यहीं की बात कर रहे हैं ना, दूसरे भाव की। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से अपने घर से उसका 9वां भाव पड़ता है। तो 9वां भाव काहे का होता है? केंद्र का बताया, वो त्रिकोण का बताया। तो इस हिसाब से भी शुक्र बहुत शुभ हो गया। क्या पाप कर्तरी योग में है? नहीं है। इधर तो पाप ग्रह है लेकिन पीछे कोई ग्रह नहीं है, इसलिए पाप कर्तरी में नहीं है। कोई योग बना रहा है, ये बना रहा है। क्या बना रहा है? राजयोग बना रहा है। ये 7वें भाव का मालिक है शुक्र, और गुरु त्रिकोण का मालिक है। इन दोनों का आपस में संबंध बनना, ये संबंध हो गया। देख लीजिए, समझ लीजिए संबंध को। ये 9वें भाव का स्वामी है गुरु, और ये शुक्र जो है 7वें भाव का है। तो केंद्र का और त्रिकोण का संबंध कहाँ बन गया? एक दूसरे को देखने में बन गया। एक दूसरे को 180 डिग्री पर देख रहे हैं। ये संबंध बना एक प्रकार का, इसे दृष्टि संबंध बोलते हैं। तो ये राजयोग बना रहा है यहाँ पर। तो शुक्र भी कैसा हो गया? शुभ हो गया। सेकंड भाव का लॉर्ड
शुक्र जो है, वीनस जो है, क्या हो गया, शुभ हो गया, इसलिए इसने भाव को पावर दे दी। पहले क्या हो रहा था, पहले पावर नहीं मिल रही थी, इसको अशुभ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये शुभ हो गया। अब आगे चलते हैं तीसरे भाव पर, समझ रहे होंगे आसानी से। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, हो जाएंगी विश्लेषण में तो अब ऐसे ही होंगी, आधा घंटे की भी हो सकती है, 25 मिनट की भी हो सकती है, तो वो हो सकती है। तीसरे भाव को देखिए आप, तीसरे भाव में मिथुन राशि है, इसका स्वामी कौन हुआ, बुध हुआ। बुध यहाँ नहीं बैठा, सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या लॉर्ड अपने घर में बैठा है, उस घर का मालिक अपने घर में बैठा है। तो आप ये समझिए, मोटी सी बात है, जो आदमी अपने घर में बैठा होगा तो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, तो यहाँ नहीं बैठा हुआ, तो फिर लगन से कहाँ बैठा हुआ है, यही बात देखेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें भाव में बैठा है लगन से, अशुभ हो गया। किसी की दृष्टि जा रही है उस पर, तो शनि की 10वीं होती है और गुरु की 9वीं होती है, तो 7 8 9, यहां से देखेंगे 7वें घर को देख रहा है, 8वां और 9वां घर, तो गुरु अपने घर को देख रहा है, तो थोड़ा बल उसके लिए देगा, बल, गुरु बलवान है। अब क्या कहें हम कि गुरु के घर में बुध नीच का हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने भाव के फलों में हानि हो जाए, उसमें ताकत ही नहीं रही, हिम्मत ही नहीं रही उसमें। पाप कर्तरी में है तो पीछे तो ग्रह क्रू है, लेकिन आगे कोई ग्रह नहीं है, इसलिए पाप कर्तरी में नहीं है। कोई योग बना रहा है, कोई योग नहीं बना रहा। इस प्रकार से देखा कि बुध जो है कैसा है, अशुभ हो गया, तो इसने इस भाव को कोई बल नहीं दिया, तो ये भाव और पीड़ित हो गया। भाव भी पीड़ित था, अब भावेश भी पीड़ित हो गया। दूसरे नंबर की चर्चा चल रही है ना, इसलिए दूसरे नंबर पर लिख के चल रहे, तो हम समझ जाएंगे कि भाव की बात थी, ये भावेश की बात है। अब आते हैं चौथे भाव पर। चौथे भाव में कौन है, कर्क राशि है। कर्क के स्वामी कौन है, चंद्रमा है। क्या चंद्रमा बैठे, नहीं बैठे। अब चंद्रमा कहाँ बैठे, तो पहले लगन से देखेंगे, 1 2 3 4 5वें घर में बैठे। 5वें घर को कहते हैं त्रिकोण, शुभ हो गया। अब क्या देखें कि अपने घर से कहाँ बैठा है, तो अपना घर उसका ये है, तो 1 और 2 गिनती वहीं से होती है, यहाँ से जहाँ ग्रह बैठा हो वहाँ से आगे गिनना हो तो ग्रह से गिनते हैं, भाव से गिनना हो तो उसी भाव से गिनते हैं। तो भाव तो उसका ये है, ये घर है उसका चंद्रमा का, तो यहाँ से गिना से दूसरे घर में पहुँच गया, अपने से आगे वाले घर दूसरे में पहुँच गया, 1 और 2, तो दूसरे में और 11वें में उन्होंने बताया शुभ होता है, तो चंद्रमा यहाँ पर भी शुभ हो गया। अब क्या ये कोई राजयोग बना रहा है, बना रहा है। कैसे बना रहा है देखिए, अब उनको संबंधों को समझते चलिए साथ साथ। इसमें क्या संबंध बना, ये चंद्रमा चौथे घर का मालिक है, ये केंद्र है, और सूर्य जो है वो 5वें घर त्रिकोण का मालिक है, यहाँ का मालिक है, और ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसको दृष्टि संबंध कहते हैं। केंद्र के स्वामी को, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का संबंध या तो एक दूसरे को देख रहे हों, या एक दूसरे के साथ बैठे हों, या एक दूसरे के घर में बैठे हों। तीसरा संबंध, चौथा संबंध एक और होता है, उसे भी मैं बताऊंगा, उसे समझाया जाएगा। तो यहाँ एक राजयोग बन गया, तो इसलिए चंद्रमा भी, कोई पापकर्तरी योग भी नहीं है, समझ पा रहे होगे। तो चंद्रमा भी शुभ हो गया, इसको कहते हैं चौथे भाव का भावेश, शुभ हो गया। हमने ये दूसरा निशान भावेश का लगा दिया। अब आते हैं 5वें भाव पर, और 5वें घर का मालिक है कौन, सूर्य, क्योंकि यहाँ की राशि कौन सी है, सिंह राशि है। जो राशि का जो स्वामी होता है, उसी घर का, उसका जो स्वामी होता है वो वहाँ का मालिक होता है, वहाँ का लॉर्ड होता है। बार बार बता रहा हूँ, समझते चलिए इस बात को। अब उसको, हम सूर्य को देखें कि यहाँ बैठा हुआ है, नहीं बैठा, अपने घर में नहीं बैठा हुआ। दूसरा सिद्धांत क्या है, क्या वो लगन से कहाँ बैठा हुआ, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11वें भाव में बैठा है, शुभ भाव में पहुंच गया लगन के अनुसार। ठीक है, लगन के अनुसार 11वें भाव में बैठ गया, बहुत शुभ। अब अपने से कहाँ बैठा है, तो अपना घर उसका ये है 5वां, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव पड़ गया, आमने सामने बैठे हुए हैं, ये भी शुभ हो गया। केंद्र में होता है 7वां भाव, 7वां भाव काहे का होता है, केंद्र का होता है। अपने घर से भी और लगन से भी, दोनों जगह से देख रहे हैं। अब वो किसके साथ बैठा है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है, मंगल के साथ। और मंगल कहाँ का मालिक है, लगन का मालिक है। एक राजयोग बन गया, केंद्र का और त्रिकोण का राजयोग बना। कितने राजयोग बने इसमें, राजयोगों को भी समझ लीजिए यहीं पर, क्योंकि ये केंद्र का स्वामी है मंगल, और ये त्रिकोण का स्वामी है। दोनों की युति होगी, इसे युति संबंध कहते हैं। एक जगह बैठना युति संबंध बोला जाता है, युति संबंध बोला जाता है। तो एक राजयोग ये बना, किसके साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, केतु के साथ। कोई ग्रह देख रहा है उसको, देख रहा है, कौन देख रहा है, शनि देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, राहु देख रहा है। तो चंद्रमा तो मित्र हो गया इनका, लेकिन शनि सूर्य को शत्रु मानता है, और सूर्य शनि को शत्रु मानता है। एक प्रभाव इसमें अशुभ हुआ, लेकिन इनमें भी एक राजयोग है। इस राजयोग में बनने पर हम शत्रुता और मित्रता को छोड़ देते हैं, समझ लीजिए इस बात को। तो ये यहाँ का मालिक हो गया 5म भाव का, त्रिकोण का, और ये शनि कहाँ का मालिक हो गया, 10वें घर का मालिक हो गया। तो एक केंद्र का और एक त्रिकोण का हम बता रहे हैं राजयोग बनता है। तो ये एक राजयोग और बन गया। तो हम क्या कहेंगे इसको, कि सूर्य भी बलवान हो गया। तो 5वां घर अशुभ दिखा था हमको, और यहाँ पर भावेश उसका सूर्य शुभ हो गया। वो चीजें हमने आपको भाव में नहीं बताई थी, अब बता रहे हैं, उनको ध्यान में रखिए, लिख लीजिए, उनको लिखा रखी है हमने। इनके बाद की जो वीडियो हमने बताई भाव की, भावेश कारक की, उनके जो नियम लिखाए उनको लिख लीजिए आप। 6ठे भाव में आ जाते हैं, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ और स्पष्टता के साथ बता रहा हूँ। इसमें कोई लगाव नहीं है कि इधर की उधर की बातें हम इसमें मिला रहे हैं। बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे हैं आपसे, आपको हम ज्योतिषी बनाना चाहते हैं। ये जादू टोने टोटके का विषय नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को। ये सैद्धांतिक विज्ञान है, ये वेदों का एक छठा अंग है, हम वेद ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहाँ से आ गए ये जादू टोना टोटका। आज ज्योतिष का नाश कर दिया। जो आज ज्योतिष आप देख रहे हो वो ज्योतिष नहीं है, उन्हें ज्योतिष आती नहीं है, वो उपायों में लगे हुए हैं और ठग रहे हैं लोगों को, परेशान कर रहे हैं लोगों को। 6ठा भाव, 6ठे भाव में आप पहुंचिए। 6ठे भाव में कौन सी राशि है, कन्या राशि है, स्वामी हुए बुध। और बुध अपने घर में नहीं बैठे हुए तो क्या करें, लगन से देखें, लगन से 12वें भाव में बुध बैठे हुए। शॉर्ट में देखिए 12वां भाव होता है व्यय के भाव, नीच राशि में बैठे हुए हैं बुध। तो बुध की गणना हम यहाँ कर चुके हैं। तो बुध शुभ है या अशुभ है, ये तो यहीं से मालूम पड़ गया उसको। जब यहाँ अशुभ है तो यहाँ पे भी अशुभ ही हो गया, नीच राशि में हो गया। गुरु की दृष्टि जा रही है अपने घर पे, 7 8 9, 9वीं दृष्टि से गुरु अपने घर को देख रहे हैं, तो अपने घर को बलवान करेंगे। लेकिन इनका, गुरु का और बुध का तो कोई आपस में, गुरु को बुध तो मानता है लेकिन बुध के लिए गुरु नहीं मानता, वो उसको अपना शत्रु ही समझता है। तो मित्रों, इस तरह से यदि हम देखें तो बुध कैसा हो गया, अशुभ हो गया। तो 6ठे भाव का मालिक यहाँ शुभ था, हम देख रहे थे रोग देगा और खर्चा देगा और शत्रु बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उसने कम कर दिया, जबकि ये अपने घर को देख रहा है। अपने घर को जो ग्रह देखता है वो पॉजिटिव ही करता है, लेकिन वो नीच राशि में बैठा हुआ है, गुरु की उस पर दृष्टि जा रही है और 12वें घर का स्वामी है अपने से,
और अपने से कहाँ गया है वो, 1 2 3 4 5 6 7वें भाव में गया हुआ है, एक दूसरे के एक्सिस में है, केंद्र में बैठा हुआ है। यहां से वो केंद्र में बैठा हुआ है 7वें भाव में, और लगन से वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, कोई पाप कर्तरी में भी नहीं है। तो अब शुभता देखिए और अशुभता देखिए। लगन से 12वें भाव में अशुभ, नंबर 1। नंबर 2 पर वो नीच राशि का अशुभ। अपने से 7वें भाव में बैठा हुआ है, नीच का होके बैठा है अशुभ। तो हमने किसका निशान लगाया, कांटे का निशान के भावेश अशुभ हो गया। 7वें भाव को देखते हैं। 7वें भाव में तुला राशि है, तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र की गणना हम दूसरे भाव से कर चुके हैं, तो वही रिजल्ट आएगा जहाँ तक है। फिर भी देख लेते हैं हम कहाँ बैठा हुआ है, 10वें भाव में बैठा हुआ है, लगन से 10वें भाव में बैठा हुआ है। अपने से कहाँ बैठा हुआ है, 1 2 3 4 चौथे केंद्र में बैठा हुआ है। यहाँ लगन से भी केंद्र में बैठा है, यहाँ से भी केंद्र में बैठा है। चौथा घर भी केंद्र का होता है, और 10वां लगन से 10वें भाव को भी केंद्र कहते हैं। तो शुभ ही शुभ हो गया। ये पाप कर्तरी में किसी में नहीं है, पाप कर्तरी में किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है उसमें, तो गुरु की दृष्टि है शुभ ग्रह की। तो इसलिए क्या कहेंगे हम, भावेश 7वें भाव का जो भावेश है, मालिक है, वो शुभ हो गया, और वो है शुक्र। समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं मित्रों, हम 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव में भाव को अशुभ माना था। अब देखते हैं, यहाँ वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी हुआ मंगल, और मंगल लग्नेश है, और लग्नेश में मंगल को हमने शुभ माना है, क्योंकि वो लगन से 11वें भाव में है, राजयोग बना करके बैठा है। 1 2 3 4, यदि हम यहाँ से गिने उसको, अब लगन से तो 11वें भाव में, और अपने से केंद्र में बैठा है चौथे घर में, तो ये राजयोग बना करके बैठा है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, यहाँ का भी मालिक शुभ हो गया। और एक नियम ये था कि लग्नेश सदैव शुभ होता है, तो यहाँ शुभ हो गया। अब 9वें भाव की बात करें। 9वें भाव का जो स्वामी है धनु राशि है, धनु के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु की हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत अच्छा योग है उनका, योग उच्च के होकर के बैठे वो अपने उसमें। और ये राजयोग बना रहे, किससे बना रहे, शुक्र से, और शुक्र के साथ बना रहे। शुक्र 7वें घर का है, ये केंद्र का स्वामी है शुक्र, और ये कहाँ के स्वामी है, ये त्रिकोण के स्वामी है। तो त्रिकोण के स्वामी का और केंद्र के स्वामी किसी का भी हो जाए, ये केंद्र ही है, इसका इसका हो जाए, इसका इसका हो जाए, इसका इसका हो जाए, इसका इसका हो जाए, मतलब 9वें से हो जाए, 5वें से हो जाए, किसी से संबंध बन जाए। और कहाँ बन जाए, पहले भाव में बन जाए, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें में बन जाए, 5वें में बन जाए, 9वें में बन जाए, 11वें में बन जाए, दूसरे में बन जाए, तो शुभ मानते हैं। इनमें श्रेष्ठ मानते हैं, इनको कुछ अलग कम मानते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो शुभ ही होता है, ये मान के चलिए। 6ठे 8वें 12वें में शुभ नहीं मानते। तो अब हम यहाँ क्या कहें कि भावेश भी, गुरु भी यहाँ भी शुभ हो गया। अब 10वें भाव की बात करते हैं। 10वें भाव की राशि है मकर राशि है, और वहाँ का स्वामी हो गए शनि। और शनि को हम देखें, हम पहले भी गणना कर चुके हैं, शनि यहाँ के स्वामी हैं, और शनि लगन से कहाँ बैठे हुए हैं, 5वें घर में बैठे हुए। हम गिनते रहेंगे, बार बार लंबी वीडियो हो जाएगी। 5वां घर होता है ये, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए 5वें घर में बैठा है तो शनि शुभ हो गया। क्या किसी के शत्रु के साथ बैठा है तो नहीं बैठा, कोई शत्रु ग्रह उसको देख रहे हैं, तो एक सूर्य देख रहा है उसको, मंगल उसको सम मानता है, ये उसको सम मानता है। तो ये यहाँ पर देखें तो एक राजयोग की गणना यहाँ पे भी हो रही है, क्योंकि ये 10वां स्थान केंद्र का है, और 5वां स्थान सूर्य का है। तो सूर्य का और शनि का जो एक्सिस हो रहा है, या दृष्टि संबंध हो रहा है, कैसे कि वो सूर्य के घर में बैठा हुआ है और सूर्य शनि के घर में बैठा हुआ है, तो ये भी राजयोग बनाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि शनि यहाँ पर शुभता में चला गया। 10वें भाव का भावेश शनि शुभ हो गया। अब बात करते हैं हम 11वें भाव की। 11वें भाव में भी ये जो गणना की है हमने, वो भी यहीं पर होगी, और वहाँ पर भी हम शनि को क्या मानेंगे, शुभता में ही मानेंगे।
जहाँ अशुभ हो रहे थे वहाँ अब ये शुभ हो गया, जहाँ अशुभ हो रहा था 11वां भाव वहाँ अब ये शुभ हो गया। 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में हम बुद्ध की गणना कर चुके हैं, वहाँ बुद्ध बैठा हुआ है और 12वें भाव के स्वामी हो गए गुरु, और गुरु जो है कहाँ उच्च के होकर के चौथे घर में बैठे। लगन के अनुसार देखें हम तो चौथा भाव पड़ता है, और यहाँ से देखें 1 2 3 4 5वां भाव पड़ता है, तो एक केंद्र का पड़ गया और एक त्रिकोण का पड़ गया। तो बुद्ध तो वैसे भी शुभ हो गए और फिर वो उच्च के बैठे हैं, शुक्र की उस पर दृष्टि जा रही है तो ये भाव भी शुभ हो गया। इस तरह से हमने देखा, बहुत आसान तरीके से हमने भावेश को बता दिया। अब हमने यहाँ पे अभी देखा था कि ये जो व्यय कराएगा, अब व्यय कहाँ से कराएगा, उसमें पैसा ही नहीं होगा तो व्यय कहाँ से करेगा, हैं? हम कह रहे थे उसके लिए रोग मिलेगा और ये मिलेगा, क्यों यहाँ शुभ हो रहा था ये भाव, तो अब उसको अशुभता में ले गए तो शत्रुओं का हानि होगी, उसके ऋण की हानि होगी, जो कर्जा लेना था उसको कर्जा खत्म हुआ, उसका शत्रु भी खत्म हुए उसके, और रोग भी खत्म हुए उसके। अभी भावेश को और देखेंगे फिर तब हम कहेंगे कि कौन सा भाव अच्छा। अब यहाँ व्यय का भाव, तो ये खर्चा कब करेगा, जब उसको आमदनी होगी, व्यय हो जब ही तो करेगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो व्यय कहाँ से करेगा। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि अब ये 11वां भाव लाभ का होता है, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव हुआ है। ये पहले तो अशुभ बता रहे थे, अब ये पॉजिटिव हुआ भावेश से, तो हम ये मान के चलें कि इस भाव के फल भी प्राप्त होंगे, लाभ भी होगा। जब लाभ होगा तो वो व्यय भी करेगा। वो व्यय किस पे करेगा ये आगे की चर्चा रहेगी। इनमें एक चीज़ और देखते हैं कि ये भाव भावेश जो है, भावेश D9 में नवांश कुंडली में वो कहाँ गया है, राशिवत देखेंगे, नीच राशि में गया है, मित्र की राशि में गया है, शत्रु की राशि में गया है। और भाववत देखते हैं कि वो केंद्र और त्रिकोण में गया है, या जो यहाँ देखते हैं वो वहाँ पे भी देखते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे 6 8 12 में तो नहीं चला गया है, कहीं इसे D1 कहते हैं, D1 की कहीं 12वें भाव की राशि में तो नहीं चला गया है, 6ठे भाव की राशि में तो नहीं चला गया है, 8वें भाव की राशि में तो नहीं चला गया D9 में, तो उसको भी बताएंगे आपको। आपको भाई ये नवांश कुंडली कहाँ से, नवांश के बारे में अपने बताया नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए आगे के लिए बताया है कि जब नवांश की जरूरत पड़ेगी, क्यों बिना नवांश के तो इसको हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये लगन है, इस जातक का शरीर है, और ये शरीर कब काम करता है, जब नवांश कुंडली देखते हैं। नवांश कुंडली को इस शरीर की आत्मा बोलते हैं, ऐसा पाराशर ऋषि जी ने बताया है। जब तक नवांश कुंडली को नहीं लगाओगे, यहाँ पे उच्च का घर गिरह बैठा हुआ, यहाँ मान लीजिए बुद्धि नीच का बैठा हुआ है, या गुरु यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ और वहाँ नीच में चला गया, तो वो जो हम यहाँ कह रहे हैं वो बात यहाँ खत्म हो जाएगी फिर, क्योंकि वो आत्मा है D9। बताएंगे बहुत आसान तरीके से, उसे समझ पाओगे। अभी हमने यहीं तक पढ़ा है, उतनी ही विश्लेषण कर रहे हैं। जब आगे की चर्चा हो जाएंगी तो फिर और दूसरी कुंडलियाँ लगा करके आपके सामने फिर रखेंगे, और फलित बहुत अच्छी तरह से, जितनी प्रैक्टिस आप फलित में कर लोगे, क्योंकि मैं फलित भाव को ही पढ़ाऊँगा, गणित भाव बहुत कम पढ़ाऊँगा आपके लिए, संहिता पढ़ाऊँगा, संहिता में जो जरूरी चीज़ें वो बताऊँगा आपके लिए, लेकिन गणित भाव को मैं ज़्यादा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपके उसमें सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं सब, उन्हें मैं बता दूंगा कि किस तरह से उनको देखा जाएगा। मित्रों, अब इनको कब मिलेगा इसका फल, तो उस भावेश की जब दशा अंतर दशा आएगी तब वो अपना फल देगा। ये बात समझने की, अभी दशा अंतर दशा भी हमने आपको नहीं पढ़ाई, तो ये धीरे धीरे आपको आगे की तरफ को ले चल रहे हैं और बहुत अच्छा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। मित्रों, चर्चा अच्छी लगी है आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए हमें, कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे, कोई बात हमसे बताने में भूल हो जाती है तो वहाँ हमें आप आगाह करेंगे तो हम आपके लिए उसका उत्तर देंगे। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।